नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से सक्षम अकादमी में। आज मैं लेकर आया हूं आपके सामने हिंदी उत्तराखंड का जो सेट नंबर 24 है। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, बुद्धिमानी शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। तो बुद्धिमानी जो शब्द है वो किससे बना है, जो उसमें मूल शब्द वो क्या है, बुद्धिमान, है ना। अब अगर मूल शब्द बुद्धिमान है तो इसमें अतिरिक्त क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पर केवल क्या है, आपकी एक ही मात्रा। ये प्रत्यय के साथ अगर और चीजें देखी जाएं तो जैसे आपका बोली, ये किससे बना है, बोल एक धातु है प्लस ई प्रत्यय। ऐसे ही आपका आजाद हो गया, आजाद प्लस ई क्या हो जाएगा, आजादी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, किस वाक्य में अधिकांशता, असमर्थता व निषेधता व्यक्त की जाती है। तो इसका आंसर है आपका भाववाच्य। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि भाववाच्य में क्या होता है, हमेशा क्रिया कौन सी होगी, अकर्मक क्रिया होगी। और यहां पर मैंने क्या बताया था, जाता और जाए से किसकी पहचान होगी, भाव की पहचान, है ना। और जाता जाए किसके साथ आएगा, अधिकतर शब्दों में नहीं के साथ। नहीं का मतलब क्या है, निषेधता या असमर्थता यहाँ पर क्या की जा रही है, व्यक्त की जा रही है। इसके अलावा इसमें एक चीज और आती है, जो क्रिया होगी वो क्या होगी, केवल एक वचन में होगी और हमेशा किस में आएगी, पुल्लिंग में। जैसे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पर। फर्स्ट है, मोहन फल खाता है। यहाँ पर क्रिया क्या है, खाता, तो किस में आ रही है, आपकी पुल्लिंग में। लेकिन यहाँ पर मैं मोहन की जगह अगर स्त्रीलिंग ले लूं कोई शब्द, जैसे यहाँ पर माना रीना आ गई, रीना फल खा रही है या खाती है, तो यहाँ पर रही आ गई, क्रिया कैसे में आ गई, स्त्रीलिंग में आ गई। हमने क्या किया, कर्ता को परिवर्तित किया, कर्ता का लिंग परिवर्तन किया और साथ साथ में क्या हो गया, आपका क्रिया के लिंग में भी परिवर्तन हो गया। दूसरा हमारे पास एग्जाम्पल है कर्मवाचक। ये थे ऊपर वाले कर्तृवाचक। कर्मवाचक एग्जाम्पल देखते हैं, मोहन से फल खाया जा रहा है। क्या खाया जा रहा है, फल। ऐसे ही हम अगर दूसरा देखते हैं, रहा है आ गया तो किस में आ जाएगा, आपका पुल्लिंग में। मोहन से साइकिल चलाई जा रही है, रही आ गया तो स्त्रीलिंग में। अब ऊपर में क्या था, हमने कर्ता को परिवर्तित किया, इसलिए क्या था, लिंग का परिवर्तन हो रहा था। क्योंकि कर्तृवाचक में किसकी प्रधानता होती है, सारी कुछ जो भी चीजें परिवर्तित होती है वो किसके आधार पर होती है, कर्ता के आधार पर। ऐसे ही हमने कर्म में क्या देखा, यहाँ पर फल था, यहाँ पर क्या है, साइकिल है। तो कर्म के लिंग के आधार पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्रिया में परिवर्तन हो रहा है। अब जो लास्ट दो एग्जाम्पल है हमारे पास, ये है आपके पास किसके, भाववाचक के। मोहन से सोया नहीं जाता, क्रिया क्या है, जाता, किसमें आ गया, पुल्लिंग में। ऐसे हमने मोहन की जगह पे कोई स्त्रीलिंग लिया, रीना से सोया नहीं जाता, फिर से क्या आ गया, जाता, मतलब पुल्लिंग में आ गया। तो हमेशा जो क्रिया होगी भाववाचक में वो कैसी होगी, एक वचन में और पुल्लिंग में। कर्म के आधार पर नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि कर्म जो है इसमें क्रिया कैसी होती है, अकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक का मतलब जिसमें कर्म होता ही नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है हमारे पास, अरे मोहन खाना खा लो, अर्थ के आधार पर वाक्य। तो ये जो अर्थ के आधार पर वाक्य है, ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर था, संबोधन वाक्य। संबोधन में क्या होता है, जहां पर किसी को पुकारा जाता है। ऑप्शन पर संकेत वाचक था, इसको हम देख चुके हैं कई बार। संकेत वाचक में क्या होता है, क्रिया जो होती है वो पूर्व क्रिया पर निर्भर रहती है, या उस क्रिया का पूर्व संकेत आपको वहां पर दिया जाता है। दूसरा आता है संदेहार्थक। संदेहार्थक में हम देख चुके हैं कि संदेहार्थक शब्द होते हैं, हो सकता है, शायद, संभावना, जहां पर व्यक्त की जाती है वहां पर क्या हो जाता है, आपका संदेहार्थक। और विधानवाचक में क्या हो जाएगा, जो साधारण विधि का विधान है, जो चीज होनी है, तो वो किस में आ जाती है, सीधे सीधे विधानवाचक में। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारे पास, जतिन माँ के लिए दवाई लाया, इस वाक्य में कौन सा कारक है। ऑप्शन हमारे पास ये सामने चार हैं, अधिकरण हो गया, कर्म हो गया, करण हो गया और संप्रदान हो गया। सबसे पहले हमें इनके कारक चिन्ह पता होने चाहिए। अधिकरण में क्या आता है, मैं और पर। ऐसे ही कर्म में क्या आता है, जो कर्म का कारक चिन्ह आता है वो आता है को। ऐसे ही करण में आता है क्या, से या द्वारा। और संप्रदान में क्या आता है, को या के लिए। अब अधिकरण में क्या होता है, अधिकरण किसी स्थान, लिखता हूं मैं यहां पर, किसी स्थान, समय, तिथि या अवसर पर कोई कार्य अगर होना है, कोई कार्य अगर क्या है, यहां पर कोई कार्य निर्धारित है, कोई कार्य अगर निर्धारित है तो वो किस में आ जाएगा, आपका अधिकरण। जैसे 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 5 जून को, तो वहां पर क्या है, कारक चिन्ह तो भले नहीं आ रहे, लेकिन वहां पर क्या हो गया,
उस दिन पर क्या है वो क्रिया होना वहां पर निर्धारित है। ऐसे ही मैं दीपावली पर घर जाऊंगा, कब जाऊंगा? दीपावली पर। वो एक अवसर विशेष है, उस पर कोई क्रिया होगी, उस अवसर पर कोई क्रिया होगी तो किसमें आ जाएगा? आपका अधिकरण में। ऐसे ही कर्म आप लोग जानते हो, कर्म क्या होती है? जिस पर कर्ता के अतिरिक्त जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। जैसे मोहन फल खाता है, किसको खाता है? मोहन फल को। तो क्रिया को, यहाँ पर क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? फल पर। तो फल क्या हो जाएगा आपके यहाँ पर? कर्म हो जाएगा। ऐसे ही करण की बात करें तो करण आपको पता है एक साधन हो गया है ना। मोहन ने चाकू से सेब काटा, सेब काटना एक क्रिया हो गई। किससे काटा? चाकू से। हमेशा ध्यान रखना जो करण होगा, करण या इसको लिखते हैं हम, जो साधन होगा वो हमेशा क्या होगा? कोई निर्जीव चीज। माना आपके पास एक एग्जाम्पल आता है कि यह पत्र डाकिया द्वारा पहुंचाया गया, तो वहां पर डाकिया कर्ता कारक में आ गया, क्योंकि डाकिया सजीव है, वो जो है उस कार्य को स्वयं कर रहा है। अब उसका प्रयोग करके थोड़ा ना कोई कार्य किया जा रहा है। जैसे मेरे पास मार्कर है, तो ये मार्कर मैं मार्कर से लिख रहा हूं, तो ये मार्कर क्या है आपके पास? मेरे पास एक साधन है लिखने का, है ना। अब किसी मतलब जो डाकिया है उसको जबरदस्ती थोड़ा ना उसका प्रयोग करके कोई कार्य तो नहीं किया जा रहा है, उसको कार्य वो उस कार्य को क्या कर रहा है? स्वयं कर रहा है। तो वहां पर क्या हो जाएगा आपका? करण। ऐसे ऑप्शन 4 हमारे पास संप्रदान, इसमें आता को या के लिए। यहां पर ध्यान रखना, यहां पर आता है अन्य के लिए किया गया कार्य। किसी अन्य व्यक्ति के हित में अगर कोई कार्य हम करते हैं तो हमारा किसमें आ जाता है? आपका संप्रदान में। जैसे यहां पर क्या था? माता के लिए क्या लाया था? दवाई लाया था। दवाई किसके लिए लाया था? दवाई किसके लिए लाया था? माता के लिए। मतलब दूसरे के लिए, किसी दूसरे के हित में कार्य किया गया, वहां पर क्या जाएगा? आपका संप्रदान। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, निम्न में से तत्सम तद्भव शब्द युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन 4 है आपका मरकट। और मरकट का मतलब बंदर नहीं, क्या होता है? मरकट का मतलब होता है मकड़ा। मरकटी है ये, मरकटी। तो मरकटी का मतलब क्या होता है? मकड़ी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, निम्नलिखित में से शुद्धवर्तनी वाला शब्द। तो आपका शुद्धवर्तनी ऑप्शन 2 अंतश्चेतना। जो तपस्विनी है वो तपस्विनी नहीं बल्कि क्या होगी? तपस्विनी। ऐसे ही हमारे पास हथिनी है, तो हथनी नहीं, वो क्या होगा? हथिनी। और एक ऑप्शन है हमारे पास शरद उत्सव। ये मैं पिछले उसमें बता चुका हूं, ये शरद उत्सव होता है। और क्यों होता है वो भी मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि वहां पर व्यंजन संधि का कोई नियम लगता है। कुछ वर्तनियां यहाँ पर है हमारे पास, नृत्यांगना, अतिशयोक्ति। ध्यान रखना, हम कई बार इस सा को क्या कर देते हैं? आधा कर देते हैं, अतिशयोक्ति कर देते हैं। अतिशयोक्ति नहीं, जबकि ये पूरा क्या होता है? अतिशयोक्ति। ऐसा ही अगला आता है पूजनीय। ध्यान रखना, यहाँ पर अगर पूज्य होगा तो जा यहाँ पर आधा होगी, पूजनीय आ जाएगा तो जा यहाँ पर पूरी आ जाएगी। ऐसे ही राज्याभिषेक हो गया। द्विविधा, यहाँ पर हम क्या करते हैं? कई बार हम इसको दुविधा लिखते हैं, दुविधा। तो ये उच्चारण में दुविधा कहलाते हैं, लेकिन दुविधा नहीं होता है, शुद्ध क्या होगा? द्विविधा। द्वि मतलब दो, विधा मतलब विधि, है ना। पुरस्कार, कई बार हम इसको पुरस्कार कर देते हैं, तो ये क्या होगा आपका? पुरस्कार। अब यहाँ पर देखो, सबसे जो मेन पॉइंट है यहाँ पर सुपर्णखा। अब हम अगर इसका उच्चारण करते हैं तो इसका उच्चारण हम कुछ इस प्रकार करते हैं, सुपर्णखा, जबकि सुपर्णखा नहीं होता, ये क्या होता है? सुरपर्णखा। तो इसको ध्यान रखेंगे, ये वर्तनी कैसे होगी आपकी? सुरपर्णखा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। गजेंद्र के घर में टीवी लगा है, रेखांकित में कौन सी संज्ञा है? तो रेखांकित आपका यहाँ पर टीवी है। टीवी एक पदार्थ आता है, पदार्थ के अंतर्गत है। और पदार्थ किसमें आते हैं? आपका ऑप्शन फर्स्ट जातिवाचक संज्ञा में, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, निम्नलिखित में से वाक्य शुद्ध है या शुद्ध वाक्य आपको छांटना था। यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, कोहिनूर एक अमूल्य हीरा है। अमूल्य नहीं बल्कि ये क्या होगा? बहुमूल्य। अमूल्य वो वस्तु होती है जिसको खरीदा नहीं जा सकता, लेकिन बहुमूल्य क्या होगी? जिसके लिए आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। सेकंड आता है, वह दही जमा रही है। ध्यान रखना, दही जमाया नहीं जाता है, दूध जमाया जाता है, तब जाके क्या बनता है? आपका दही बनता है। ऑप्शन 3 आपके पास, प्रशांत बहुत सज्जन पुरुष है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, जब प्रशांत आ गया तो क्या यहाँ पर पुरुष शब्द की आवश्यकता है? प्रशांत के नाम से ही पता चल रहा है कि वो क्या है? पुरुष है। तो यहाँ पर पुरुष नहीं आना चाहिए था, सीधे क्या होना चाहिए था? प्रशांत बहुत सज्जन है। ऑप्शन 4 आता है, राष्ट्रपति ने पुरस्कार प्रदान किए। बिल्कुल सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, साधारण मिश्र तथा सरल वाक्यों के अंत में प्रयुक्त होने वाला विराम चिन्ह। तो इनके अंत में जो विराम चिन्ह प्रयोग होता है उसको बोलते हैं पूर्ण विराम। यहाँ पर ध्यान रखना, जो
हिंदी के जो प्रमुख व्याकरण हैं श्री कांता प्रसाद गुरु, उनके अनुसार जो हिंदी में पूर्ण विराम है वो अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं, केवल किसको छोड़ के, पूर्ण विराम को छोड़ के, क्योंकि आपको पता है वहां पर पूर्ण विराम की जगह पर क्या लगता है, फुल स्टॉप लगता है ना। तो यहाँ पर बात करते हैं कुछ हमारे पास विराम चिन्ह है। सबसे फर्स्ट वाला देखना अल्प, अल्प विराम हो जाएगा। दूसरा आता है आपके पास अर्ध। तीसरा ये हो गया सीधे जो खड़ी डंडी होती है इसको क्या बोलते हैं हम, पूर्ण विराम। अगला आता है इसको बोलते हैं विस्मय सूचक, विस्मय सूचक चिन्ह हो गया। उसके बाद आपने देखा जैसे हम डॉक्टर लिखते हैं तो उसके पीछे हम एक बिंदु लगा देते हैं, तो उस बिंदु को बोलते हैं लाघव। लाघव मतलब इसने जो डॉक्टर था उसको क्या कर दिया, लघु रूप कर दिया, लघु उसका रूप कर दिया। दूसरा आता है यहाँ पर योजक। योजक का प्रयोग कहां पर होता है, जब दो या दो से अधिक शब्दों को अलग करना हो या जोड़ना हो। जैसे आपने द्वंद्व के एग्जाम्पल पढ़े होंगे, द्वंद्व समास के, माता पिता, बीच में डैश होता है तो उसका मतलब क्या होता है, माता और पिता। वो जो डैश है वहां पर वो योजक चिन्ह होता है और वो किसका काम करता है, दोनों को जोड़ने का काम करता है। उसके बाद दूसरा यहाँ पर तुलनात्मक शब्द आते हैं, वहां पर क्या होता है, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। और तीसरा जो इसका प्रयोग है वो आता है आपका पुनरुक्ति सूचक, जहां पर शब्द आते हैं, जैसे साथ साथ, हम साथ साथ हैं तो साथ डैश साथ, तो जो बीच का डैश है वो क्या कहलाएगा आपका, योजक चिन्ह। उसके बाद योजक से थोड़ा और लंबा होता है उसको बोलते हैं निर्देशक। तो जो निर्देशक चिन्ह है वो नाटक में जो संवाद है उनके आगे लगा होता है। जैसे आपने देखा, जैसे माना कोई नाटक चल रहा है, वहां पर राजा का कोई संवाद है, तो जैसे राजा लिखा होगा और उसके आगे लंबा सा एक डैश होता है। तो ये डैश जो होता है ये किसका कार्य करता है वहां पर, ये इसको कहा जाता है निर्देशक का। अगला आता है दो बिंदु के साथ अगर डैश आएगा इसको बोलते हैं विवरण। इस विवरण चिन्ह का प्रयोग कहां पर होता है, माना मैंने कहा कि संज्ञाएं 3 प्रकार की होती हैं, उसके बाद जो डैश लगाते हैं ना 3 प्रकार की होती है, फिर दो बिंदु डैश। इस डैश का मतलब क्या है कि अब उन तीनों का हम विवरण कहां नीचे देने वाले हैं। इसके बाद आता है आपके पास पुनरुक्ति सूचक। आप इसका प्रयोग कई बार करते होंगे, जब ऊपर लिखा हुआ जो शब्द है उसको ऐसे ही अगर नीचे उतारना है आपको, तो आप वहां पर उस शब्द को न लिखकर बल्कि इसका प्रयोग यहां पर करते हो। अगला आता है आपके पास त्रुटि बोधक। त्रुटि बोधक, जब लिखते लिखते कोई शब्द आपका छूट जाता है तो आप त्रुटि बोधक का वहां पर प्रयोग करते हो। ध्यान रखना, त्रुटि बोधक का जो साइन है वो कैसा है आपका, वो उसको हंसपद या कागपद भी बोला जाता है ना। अगला आता है आपके पास सीधे सीधे कोष्टक हो गया। ये सबको पता है, लेकिन मैंने इसको यहाँ पर इसलिए लिखा कि इसका प्रयोग कहां पर होता है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका प्रयोग वहां पर होता है जब किसी सेंटेंस का क्या होता है, किसी वाक्य का विस्तृत वर्णन दिया जाता है। जैसे माना मैंने कोई एग्जाम्पल बताया कि जो सूर्य मंदिर है वो कटारमल में स्थित है। अब कटारमल हर किसी को पता नहीं है, तो उसका विवरण देने के लिए हमने क्या किया कि सूर्य मंदिर कटारमल, ब्रैकेट में हमने अल्मोड़ा लिख दिया कि अल्मोड़ा में स्थित है। अब क्या हो गया, पहले वाले की तुलना में दूसरा वाला समझने में क्या हो गया, हमारे लिए आसान हो गया है ना। तो यहाँ पर आपका कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। दूसरा कोष्टक का प्रयोग कहां पर किया जाता है, नाटक में जो संवाद होते हैं, नाटक के जो संवाद होते हैं उनके भावों को प्रकट करने के लिए। अभी मैंने क्या बताया था, जैसे माना यहाँ पर राजा हो गया तो ये डैश हो गया, राजा ने कुछ कहना है, जो ये डैश है ये निर्देशक का कार्य कर रहा है। अब राजा अगर हंसते हंसते बोल रहा है तो हम उसको ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, हंसते हुए। अब वहां पर हम हंसने की उसकी ध्वनि तो नहीं लिख सकते ना कि राजा हा हा हा, है ना। तो हंसते हुए वहां पर उसका भाव हमने कहा लिख दिया, ब्रैकेट में। इससे पता चल जा रहा है कि वो राजा क्या है, हंसते हुए कुछ बोल रहा है। अगला आता है हमारे पास, इसको दो नाम से जाना जाता है। एक तो इसको बोलते हैं उद्धरण या अवतरण। ध्यान रखना, जैसे अंग्रेजी में सिंगल इन्वर्टेड कोमा और डबल इन्वर्टेड कोमा होता है, ऐसे ही हिंदी में भी एकहरा अवतरण और दोहरा अवतरण यहाँ पर आपके पास होता है। जो एकहरा अवतरण है उसका प्रयोग कहां पर होता है, ध्यान रखना। एक तो होता है उपनाम में, किसी लेखक की रचना में, या फिर अगर किसी व्यक्ति की कोई उपाधि है तो वहां पर इसका प्रयोग होता है। दूसरा आता है डबल इन्वर्टेड कोमा। इसका प्रयोग केवल किस में होता है, ध्यान रखना, कथन में, क्योंकि जो कथन किसी व्यक्ति ने कह दिया आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज, एक चीज ध्यान रखना, इन दोनों का प्रयोग कभी कभार ऐसे आ जाएगा कि उद्धरण का प्रयोग कहां पर होता है, तो उद्धरण का प्रयोग वहां पर होता है जब किसी वाक्यांश, किसी शब्द या किसी वाक्य को ज्यों का त्यों लिखा जाए, वहां पर क्या हो जाएगा, आपका उद्धरण का प्रयोग हो जाएगा। आगे आते हैं, हमारे पास कई सारे डॉट 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 मिलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोप चिन्ह। लोप का मतलब हम कोई आर्टिकल लिख रहे हैं और बीच में हमने उसका कोई पार्ट छोड़ दिया, तो वहां पर हम डॉट डॉट लिखते हैं। उसको क्या बोलते हैं, हमने उस अंश का क्या कर दिया, वहां पर लोप कर दिया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लोप।
दूसरा आता है इसे स्लेश करके, इसको हिंदी में दो नाम से जाना जाता है, एक तो तिर्यक हो गया और दूसरा इसको वैकल्पिक। आपने कई सारी जगह लिखा देखा होगा छात्र ऑब्लिक छात्राएं, तो यहां पर क्या है छात्र या छात्राएं, वहां पर वो जो तिर्यक चिन्ह है वो किसका काम कर रहा है, वैकल्पिक का, या तो ये या तो ये। तो ये कुछ आपके पास विराम चिन्ह है, इनको आप लिख लो यहां पर। क्वेश्चन नंबर 10 आता है हमारे पास, गुड़ खाए और गुलगुलों से परहेज लोकोक्ति का अर्थ। तो जो इसका अर्थ है, इसका अर्थ क्या है, ढोंग करना या झूठा दिखावा करना। ऑप्शन सेकंड है हमारे पास की वस्तु को दूर खोजना। इसके लिए भी एक लोकोक्ति है, बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा। इसी प्रकार ऑप्शन फोर्थ भी आपके पास, अधिक नुकसान से कम नुकसान भला। तो इसके लिए भी एक लोकोक्ति है, वो है आपका बद अच्छा बदनाम बुरा। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, अपने से अधिक आयु वर्ग के लिए अभिवादन हेतु किस शब्द का प्रयोग पत्र लेखन में किया जाता है। तो पत्र लेखन में जो अपने से बड़े आयु वर्ग के लोग होते हैं उनके लिए अगर पत्राचार करना है तो वहां पर आप अभिवादन के लिए क्या लिखेंगे, कृपाकांक्षी। बाकी ऑप्शन फर्स्ट शुभचिंतक, ऑप्शन थर्ड आपका अपना, ऑप्शन फोर्थ आपका हितैषी। ये समान आयु वर्ग के लिए या समान पद पर जो व्यक्ति आसीन है उनके लिए ये लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, धन धान्य बरसता है माँ के हंसने से सारा घर हंसता है। इसमें आपको अलंकार पूछा गया, तो इसका आंसर है आपका श्लेष अलंकार। यहाँ पर श्लेष कहां पर होगा ध्यान रखना। सबसे पहले श्लेष में होता क्या है, श्लेष अलंकार वहां पर होता है जहां पर किसी एक शब्द में एक से अनेक अर्थ क्या हो, चिपके हों, उनके अनेक अर्थ बने और उनके अनेक अर्थ के हिसाब से ही उस पूरे वाक्य के भी उतने अर्थ बने वहां पर। तो यहाँ पर जो श्लेष है वो है किसमें, मां पर। अब इसको ध्यान से सुनना, धन धान्य बरसता है, धन धान्य का मतलब यहाँ पर क्या है, जो फसल से संबंधित है। धन धान्य बरसता है किसके हंसने से, माँ के हंसने से। जो पहला जो माँ का प्रयोग हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, धरती माता के लिए। और इसके बाद यहीं से इसको पढ़ो, अगर माँ से शुरू करो इसको, तो क्या होगा, माँ के हंसने से सारा घर हंसता है। तो यहाँ पर जो दूसरे माँ का अर्थ है वो किससे है, वो माता से ही है आपका। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर है, चाहनहार सुवर्ण के कविजन और सुनार। यहाँ पर सुवर्ण शब्द के दो अर्थ बन रहे हैं, एक है सोना और दूसरा है सुंदर अक्षर। अब सु उपसर्ग का अर्थ आप जानते हैं, सु का मतलब होता है अच्छा और वर्ण का मतलब अक्षर भी होता है ना। तो चाहनहार सुवर्ण के कविजन और सुनार, जो कविजन है वो किस सुवर्ण के चाहनहार हैं, सुंदर अक्षर के। एक कवि को क्या चाहिए होता है, सुंदर अक्षर चाहिए होंगे उसकी रचना करने के लिए। ऐसे ही सुनार को क्या चाहिए होगा, कौन सा सुवर्ण चाहिए, सोना। तो चाहनहार सुवर्ण के, सुवर्ण को चाहने वाले कौन कौन है, कविजन और सुनार। सेकंड आते हैं, प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है। यहाँ पर लाल के दो अर्थ मिलते हैं आपको, एक मिलता है बेटा, दूसरा मिलता है यहाँ पर कोई रत्न। तीसरा आता है, मंगत को देख पट देत बार बार। यहाँ पे पट के दो अर्थ हैं, एक का अर्थ है किवाड़, दूसरा पट आप जानते हैं कि कपड़े का क्या होता है, पर्यायवाची होता है। तो इसका अर्थ है यहाँ पर वस्त्र। मंगत को देख मतलब कोई मांगने आया हुआ है, तो मंगत को देख पट देत बार बार, कोई उसको पट दे रहा है बार बार। कोई पट मतलब कोई उसको बार बार वस्त्र दे रहा है, ऐसा ही कोई उसको बार बार पट दे रहा है मतलब उसके लिए किवाड़ ढक दे रहा है, दरवाजे बंद कर दे रहा है। थर्ड है आपके पास, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बढ़े अंधियारो हुई। यहाँ पर रहीम लिखते हैं कि जो गति दीप की है मतलब किसी दीपक की है, वही गति कुल कपूत की भी होती है। जब किसी घर में कोई किसी का पुत्र क्या हो जाता है, कोई कुपुत्र पैदा हो जाता है, तो वही जो गति है, जो दीप की गति है, वही किसकी होती है, कुल कपूत की गति होती है। कैसे होती है कि बारे उजियारो करे। यहाँ पर बारे के भी दो अर्थ हैं, एक तो हो गया जलना और एक हो गया बचपन। अब देखो जलना और बचपन किसके लिए हुआ है कि दीप जब जलता है और कुपुत्र जब उसका बचपन रहता है। इसको पूरा देखते हैं फिर समझ आ जाएगा। बड़े अंधियारो हुई, तो बड़े का मतलब एक तो बुझना हो गया और दूसरा यहां पर बड़े का मतलब है बड़ा होना। अब यहां पर देखो कि दीपक के समान जब दीपक जलता है तो उजियारा करता है, जब दीपक बुझता है तो तब क्या होता है, अंधियारा होता है। इसी प्रकार जब कोई कुपुत्र पैदा होता है, जब कोई बच्चा बचपन में या अपने छुटपन में कोई हरकत करता है तो घर वाले उसको इग्नोर कर देते हैं, है ना। ऐसे ही बचपन में उजियारा होता है, घर में उसकी जो हरकतें हैं उनको देख के सभी खुश हो जाते हैं। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है, बड़ा होना, जब वो बड़ा होता है तो अंधियारो हुई, मतलब वो ये है परिवार का नाम मिट्टी में मिला देता है। ठीक है।
अगला आता है चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ पर आपको फिर से सुवर्ण के 3 अर्थ हैं। एक का हो गया सुंदर अक्षर, एक हो गया सुंदर देह, और एक क्या हो गया सोना। चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर सुवर्ण को खोजत फिरत। सुवर्ण मतलब सुवर्ण के 3 अर्थ हैं। इनको कौन कौन खोज रहा है देखो। कवि, कवि के लिए क्या चाहिए? सुंदर अक्षर, व्यभिचारी, सुंदर देह, और चोर किसको खोजेगा? सोना को। तो सुवर्ण के 3 के अर्थ में यहाँ पर 3 अर्थ बन रहे। ऐसे लास्ट वाला आपके पास मधुबन की छाती पर देखो सूखी कितनी इसकी कलियां। यहाँ पर कलियां के 2 अर्थ हैं। एक का मतलब है यहाँ पर यौवन, और दूसरे का मतलब यहाँ पर कली सही है, फूल की कली। तो ये कुछ आपके पास क्या थे सिलेबस के एग्जाम्पल थे। उम्मीद है आपके कुछ समझ आए होंगे और इनको आप नोट करके जो है रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, चैतन्य निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द है? तो जो चैतन्य है वो है आत्मा का। इसके अलावा चेतन तत्व, अंतरात्मा बोलते हैं ना, अंतरात्मा से आवाज आ रही है ना, अंतरात्मा, अंतःकरण भी बोलते हैं इसको, अंतःकरण, जीवात्मा। तो ये सारे किसके पर्यायवाची आपके पास? आत्मा के। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, मोहन ने कुत्ते को दूध पिलाया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो आपका जो आंसर यहाँ पर वो है द्विकर्मक क्रिया। ध्यान रखना द्विकर्मक, इसके नाम में ही क्या है? द्विकर्मक। कर्मक, सकर्मक, अकर्मक हम देखते हैं। तो सकर्मक वो होती है जिसमें कर्म उपस्थित होता है। तो सकर्मक के ही एक प्रकार है द्विकर्मक। द्विकर्मक मतलब जिसमें क्या हो? आपके 2 कर्म उपस्थित हो। अब ये कैसे पता लगेगा? वाक्य में, जिस वाक्य में 2 कर्म होंगे उसमें आपको क्या और किसको, दोनों का आपको जवाब मिलेगा। जैसे यहां पर है क्या और किसको। अगर हम वाक्य को पढ़ते हैं तो वाक्य में क्या दिया हुआ है? मोहन ने कुत्ते को दूध पिलाया। अब इसके कैसे बनने देखो। मोहन ने कुत्ते को दूध पिलाया। किसको पिलाया? कुत्ते को। क्या पिलाया? दूध। तो दोनों यहाँ पर किसको और क्या, दोनों के यहाँ पर आपको आंसर मिल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? द्विकर्मक। मतलब 2 कर्म है ना सीधे सीधे। एक तो क्या पिलाया? दूध पिलाया, और किसको पिलाया? कुत्ते को। ऑप्शन फर्स्ट में आपका नाम बोधक है, तो नाम बराबर, तो नाम बोधक मैं बता चुका हूं। आप सीधे सीधे यहाँ पर ध्यान रख सकते हो कि हिंदी में कहीं पर भी नाम आ जाएगा तो नाम बराबर क्या होता है आपका? सीधे सीधे संज्ञा। तो जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती है उसको क्या कहा जाता है? नाम धातु क्रिया। जैसे हमने क्या देखा था? सर्म था, सर्म। तो सर्म एक जब भाववाचक संज्ञा है, इससे क्या बन गया? सर्माना। तो ये क्या हो जाएगी? आपकी नाम धातु क्रिया। ऐसे यहाँ पर तोतला आ गया। तो तोतला क्या है? एक विशेषण है तोतला, गुणवाचक विशेषण। तो तोतला का अगर तुतलाना हो गया तो तुतलाना एक क्रिया हो गई, बना किससे? तोतला, मतलब विशेषण से बनी। तो इनको कहा जाता है क्या? नाम धातु क्रिया। ऐसे आपके पास प्रेरणार्थक क्रिया आती है, इसको भी हम देख चुके हैं, जहां पर क्या होता है कि कोई व्यक्ति स्वयं कार्य न कर किसी अन्य व्यक्ति से कार्य करवाता है। जैसे अध्यापक ने छात्रों से पाठ पढ़वाया। यहाँ पर अध्यापक ने खुद नहीं पढ़ा बल्कि किससे पढ़वाया आपको? मतलब छात्रों से आप जो है पाठ पढ़वाया। तो छात्रों ने कब पढ़ा? जब उन्होंने अध्यापक से क्या ली? प्रेरणा ली। तो ऐसे ही प्रेरणार्थक शब्द यहाँ पर आपको मिलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया में। 15 आता है, जो पशु हो तो कहा बसु मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन। ये पंक्ति किसकी है? तो ये जो पंक्ति है ये आपकी रसखान की। यहाँ पर कुछ रचनाएं हैं। मीरा, वैसे पहले भी हो चुका है। नरसिका मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद और राग सोरठ के पद। मेरा के आपको 4 ग्रंथ याद करने हैं बस। उसके बाद आता है कबीर, साखी, सबद और रमैनी। 3 इनकी रचनाएं मिलती हैं और इन तीनों का जो संकलन किया गया वो किया गया किसमें? बीजक नामक ग्रंथ में। और जो बीजक ग्रंथ में इनका संग्रह किया था वो कबीर के एक शिष्य थे धर्मदास। तो धर्मदास द्वारा करवाया गया। यहाँ पर ध्यान रखना, एक चीज आपको कंफ्यूज कर सकती है। कई बार मैंने पेपरों में देख चुका हूँ कि क्वेश्चन आता है कि जो रमैनी है, कबीर की रचना जो रमैनी है वो किस छंद में लिखी गई है। अब हम नॉर्मली क्या सोचते हैं कि कबीर के दोहे ही मिलते हैं ना, कबीर के दोहे सुने होंगे आप लोगों ने, तो हम इसको दोहा कर देते हैं। लेकिन ये किसमें है? चौपाई में। जो रमैनी है आपके पास वो किसमें है? चौपाई में। ऐसे ही रसखान की कुछ रचनाएं आती हैं, दान लीला, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। जो रसखान है उनका जो मूल नाम था वो क्या था? सैयद इब्राहिम। तो ध्यान रखेंगे आप। बाकी तुलसीदास की रचनाएं पिछले एक वीडियो में पूरी रचनाएं हो चुकी थी।
क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, कल्पलता नामक निबंध संग्रह की रचना किसके द्वारा की गई? तो जो कल्पलता निबंध लिखा वो लिखा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। यहाँ पर कुछ रचनाएं हैं उनकी, आप नोट कर सकते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की फिर से। क्वेश्चन नंबर 17 आता है, निम्न में से कौन सा वर्ण जो है वो ओष्ठ वर्ण नहीं है? तो जो ओष्ठ वर्ण नहीं है वो कौन सा आपका? धा। ऑप्शन 4। देखिए हमारे पास 5 वर्ग मिलते हैं, स्पर्श जो वर्ण होते हैं उनके 5 वर्ग मिलते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो जो का वर्ग है वो क्या है? कंठ। आप याद कैसे रखोगे? देखो KTM2, KTM2 माना KTM बाइक है, आप सबको पता है KTM2 है ना। तो वहां पर क्या है? का से कंठ हो गया, टी से तालव्य, चा वर्ग है तालव्य, एम से हो गया मूर्धन्य, टा वर्ग मूर्धन्य हो गया, ता वर्ग हो गया डी से दंत्य और पा वर्ग हो गया ओ से ओस। तो इस प्रकार से आप इनको याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, व्यक्ति द्वारा अपने विचारों को प्रकट करने व दूसरे के विचारों को समझने का माध्यम। तो ये जो माध्यम है ये भाषा कहलाता है। भाषा फिर 2 प्रकार की होती है। जब कोई व्यक्ति अपने जो विचार होते हैं उनको, जो अपने विचार होते हैं उनको बोलकर और सामने वाला उनको सुनकर ग्रहण करता है तो उसको कहा जाता है क्या? मौखिक भाषा। और लिखित होती है क्या? जब कोई व्यक्ति अपने विचार लिखकर व्यक्त करता है और सामने वाला जो है वो पढ़कर उनको ग्रहण करता है, तो वो क्या कहलाता है? आपका लिखित भाषा। कहीं पर सांकेतिक भाषा भी आती है, जैसे आप हाथ हिलाना हो गया है ना, वो सारी चीजें भी आती हैं, लेकिन मुख्यतः 2 प्रकार की होती है भाषा, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। और जो भाषा बनती है वो किससे बनती है? आपका ध्वनि चिन्हों से। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी का प्रयोग लिखने व बोलने के लिए किया जाता है? तो आपका आंसर यहाँ पर मॉरिशस। आप लोगों ने भी देखा होगा, इस प्रकार का क्वेश्चन कई बार आता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, तेल टैंकर के पलट जाने से हजारों लीटर तेल बह गया, इसमें कौन सा विशेषण होगा? तो इसका जो विशेषण है वो है अनिश्चित परिमाणवाचक। विशेषण में मैं आपको बता चुका हूं कि सबसे पहले हमें विशेष विशेषण को अलग करना है। यहां पर क्या है? हजारों लीटर तेल। अब तेल है, तेल को हम गिन तो नहीं सकते कि 4 तेल बर्बाद हो गया, 5 तेल को हम क्या करेंगे? मापेंगे। लीटर में माप सकते हैं, उसको केजी में माप सकते हैं ना। तो यहाँ पर तेल किस में आ जाएगा? आपका परिमाण में आ जाएगा। अब जो तेल है वो है विशेष्य, उसकी विशेषता जो शब्द बता रहा है उसको हम देखेंगे। हजारों लीटर, क्या हजारों लीटर जो हजारों शब्द है यहाँ पर, हजारों जो विशेषण है, क्या ये किसी निश्चित विशेषण, निश्चित परिमाण की बात कर रहा है, निश्चित मात्रा की बात कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये अनिश्चित। और आंसर आपका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। चलो अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, नरोधम का विलोम शब्द। तो जो नरोधम का विलोम है वो है नरोत्तम। आप लोगों ने देखा होगा कि जो उत्तम है उसका क्या होता है? उधम। तो ऐसा ही नरोत्तम का क्या हो जाएगा? नरोधम। कुछ विलोम शब्द यहां पर है आपके पास। ध्वंस का हो गया निर्माण, बलवान का बलहीन, देय का अदेय, तामसिक का क्या हो जाएगा? आपका सात्विक, ताप का शीत। यहाँ पे ध्यान रखना कृत्रिम, यहाँ पे काफी कंफ्यूज हो जाता है। जो कृत्रिम है उसका प्राकृतिक भी होता है और क्या होता है? आपका नैसर्गिक भी होता है। और लास्ट में क्या है? आपका अधुनातन, अधुनातन का पुरातन। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं, ऋषिकेश में वर्षा हो रही थी, वाक्य में कौन सा काल है? सबसे पहले तो ध्यान रखना, था आ गया तो भूतकाल में होगा। अब इसका प्रकार कौन सा होगा? रहा है, रही है, रहे हैं। आपने पढ़ा होगा। तो जो अपूर्ण, जो क्रिया अभी पूरी नहीं हुई है ना, मैं लिख रहा हूं तो मैं अभी लिख ही रहा हूं, मैंने पूरा नहीं लिखा है, तो वहां पर क्या होगी? वो क्रिया अपूर्ण होगी, तो अपूर्ण भूत इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो कंफ्यूज हो सकते हो आप कि सामान्य भूत, पूर्ण भूत और अपूर्ण भूत में क्या फर्क है। जो सामान्य भूत है वो क्या हो जाएगा? ऋषिकेश में वर्षा हुई, ऋषिकेश में वर्षा हुई मतलब हुई, भूतकाल में हुई कभी, उसका कोई निश्चित समय का आपको पता नहीं है। अगर ऐसे बोलता हूं मैं कि ऋषिकेश में वर्षा हुई थी, तो वहां पर क्या हो जाएगा? वो पूर्ण भूत में हो जाएगा। जब उसमें था लग जाएगा लास्ट में, तो पूर्ण भूत का वहां पर रूप ले लेगा। इसी प्रकार जब रहा है, रही है आ जाता है, चाहे वो सामान्य में हो, चाहे वो वर्तमान में हो, चाहे वो भूत में, चाहे भविष्य में हो, तो वो किस में हो जाएगा? आपका अपूर्ण में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, क्या आप खाना खा चुके हो? रचना के आधार पर कौन सा वाक्य है? किसने इसको प्रश्नवाचक किया? ध्यान रखना, प्रश्नवाचक इसको अगर अर्थ के आधार पर पूछा जाता तो बिल्कुल ये प्रश्नवाचक होता, लेकिन यहाँ पर रचना के आधार पर पूछा है, इसलिए क्या है? ये एक क्रिया हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सरल वाक्य। इसको मैं काफी अच्छे तरीके से बता चुका हूँ, फिर देखेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 24 आता है हमारे पास, वर्ष 2018 का विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? तो जो 2018 का विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ वो आपका
पोर्ट लुई मॉरिशस में। तो यहाँ पर कुछ हमारे पास जो सम्मेलन है वो आपके सामने है। यहाँ पर पहला जो हुआ था आप सबको पता है 1975 में हुआ था नागपुर में। दूसरा हुआ था पोर्ट लुई में 1976, पोर्ट लुई आपको कहाँ है, मॉरिशस में है। तीसरा भारत में ही हुआ था 1983 नई दिल्ली। 93 में पोर्ट लुई में फिर से। 1996 पोर्ट ऑफ स्पेन। ध्यान रखना जो पोर्ट ऑफ स्पेन है ये त्रिनिदाद एंड टोबैगो कोई राज्य कोई देश है, तो वहां पर जो है संपन्न हुआ था। 99 में लंदन में हुआ था। उसके बाद आता 2003 में पारामारिबो। तो जो पारामारिबो है वो सूरीनामा एक देश है, उसकी राजधानी है, वहां पर संपन्न हुआ था। यहाँ पर ध्यान रखना एक क्वेश्चन कई बार आता है, जो अंतर्राष्ट्रीय जो हिंदी दिवस है वो 2006 से प्रारंभ हुआ और इसी सम्मेलन में जो है मांग रखी गई कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी दिवस मनाना चाहिए। जबकि ध्यान रखना राष्ट्रीय स्तर पर बहुत पहले 52-53 में शुरू हो चुका था। न्यूयॉर्क 2007, 2012 जोहान्सबर्ग अफ्रीका में हो गया आपका, 2015 में फिर से भारत में हुआ भोपाल में, 18 में पोर्ट लुई और 1921 का फिर से जो प्रस्तावित है वो कहाँ है आपका, नासिक भारत में। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास, वह आदमी मिल गया जिसे कोरोना हो गया था। ध्यान यहाँ पर पूछा आपको उपवाक्य। उपवाक्य हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। संज्ञा आश्रित उपवाक्य, उसकी पहचान मैं आपको बता चुका हूँ। संज्ञा पर आश्रित होगा और यहाँ पर क्या होगा, की से शुरू होगा। और ये की किस में आएगा, हमेशा किस में आएगा आपका, कथन में। विशेषण आश्रित जो होता है उसमें जिसे, जिसने, जिसको, जिन्हें, इनसे शुरू होता है। क्रिया विशेषण क्या होता है, जब, तब, यदि, तो, क्योंकि, इसलिए, जहां, वहां, यथा, यद्यपि, तथापि। ये सारी चीजें एक साथ आएंगी। जब आएगा तो तब भी आएगा, यदि आएगा तो भी आएगा। कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास। माँ ने शिवानी से कहा कि वह शादी कर ले। माँ ने शिवानी से कहा, कहीं ना कहीं माँ का क्या था, कथन था, की के साथ शुरू हो रहा है, तो ये किसमें आ जाएगा आपका, संज्ञा आश्रित उपवाक्य में। दूसरा आते हैं, जो लोग शराब पीते हैं वो मुझे अच्छे नहीं लगते। मुझे कौन अच्छे नहीं लगते हैं, कौन से लोग अच्छे नहीं लगते, उन लोगों की विशेषता क्या है कि जो लोग शराब पीते हैं। अब देखो ये आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, कथन हमेशा पीछे रहेगा। अगला आता है, जब वर्षा हुई तब मोर नाचता है। जब वर्षा होती है तब मोर नाचता है। मोर नाचना एक क्रिया हो गया, उस क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है आपको, जब वर्षा होती है। कब नाचता है मोर, जब वर्षा होती है। मैंने वह पुस्तक पढ़ी जो आपने लिखी थी। मैंने वह पुस्तक पढ़ी, कौन सी पुस्तक, इस पुस्तक की विशेषता कौन बता रहा है, जो आपने लिखी थी। उस पुस्तक की विशेषता कि वह क्या थे, आपने लिखी थी। अगला आता है, जो लड़का रोज पढ़ता था उसकी नौकरी लग गई। ध्यान रखना, पढ़ना चाहिए रोज, है ना। जो लड़का रोज पढ़ता था उसकी नौकरी लग गई। किसकी, जो रोज पढ़ता था, उसकी विशेषता बता रहा है। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। फिर से यहाँ पर क्या है, की से शुरू हो रहा है और एक आपका कथन है, कथन के रूप में आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, की के बाद का आश्रित उपवाक्य। कौन सा आश्रित, संज्ञा आश्रित उपवाक्य। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास उत्तराखंड का। क्वेश्चन नंबर 26 है, राज्य के किस स्थल से त्रिशूल व स्वास्तिक चिन्ह का अंकन प्राप्त हुआ है। जो त्रिशूल और स्वास्तिक चिन्ह का जो अंकन प्राप्त हुआ है वो हुआ आपका बाड़ेछिना। बाड़ेछिना अल्मोड़ा में स्थित है। और यहाँ से जो कप मार्क्स मिले हैं उनमें त्रिशूल और स्वास्तिक चिन्ह का अंकन। स्वास्तिक चिन्ह आपको पता है, ऐसा जो स्वास्तिक चिन्ह होता है, कई बार पेपर में आता है कि जो स्वास्तिक चिन्ह है वो किसकी देन है, तो वो किसका है, हड़प्पा सभ्यता की देन। यहाँ पर जो बात करते हैं फड़कानोली की, फड़कानोली था 1985 और पेटशाला 1989। इन दोनों की खोज किसने करी थी, यशोधर मठपाल ने। मंगोली है आपका, मंगोली आपका कहाँ है, नैनीताल में। मंगोली से क्या है, शैलचित्र प्राप्त, सभी जगह से शैलचित्र प्राप्त हुए थे। मंगोली जो है आपका नैनीताल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है हमारे पास, राज्य के किस स्थान से ताम्र संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए। ताम्र संस्कृति वह संस्कृति थी जिसमें तांबे की वस्तुएं, तांबे के औजार जो है प्रयोग में लाए जाते थे। तो यहाँ पर सभी था इसका आंसर। 3 ऑप्शन थे हमारे पास, बहादुराबाद, 1953 में बहादुराबाद पड़ता है आपका हरिद्वार में। 1953 में यज्ञदत्त शर्मा ने यहाँ से कुछ भाले, हथियार, कुछ जो थे ताम्र संस्कृति के वो प्राप्त किए हैं। बनकोट है आपका पिथौरागढ़ में 1989 में। इसकी खोज किसने करी थी, MP जोशी। और नैनीपाटन भी आपका वहीं पर है पिथौरागढ़ में, और इसकी जो खोज हुई थी वो हुई थी 1999 में। यहाँ से भी कुछ ताम्र आकृतियां खोजी गई थी। क्वेश्चन नंबर 28 आता है, गढ़वाल पर दूसरा गोरखा आक्रमण किस वर्ष हुआ था। तो जो गढ़वाल पर दूसरा गोरखा आक्रमण हुआ वो हुआ था 1803 में। कई सारे लोग इसको 1804 करते हैं, क्योंकि ध्यान में क्या रहता है कि ध्यान में रहता है
कि मई 1804 में किसकी मृत्यु हुई थी, किसको वीरगति प्राप्त होती है, प्रद्युम्न शाह को। तो हम लोग इसी को मानते हैं। ध्यान रखना 1803 में दूसरा गोरखा आक्रमण हुआ था और उसमें भी पहले बाड़ाहाट का युद्ध होता है। बाड़ाहाट आपको पता है उत्तरकाशी का जो पुराना नाम है। दूसरा होता है चमुआ का युद्ध। चमुआ बोलते हैं किसको, चंबा का प्राचीन नाम मिलता है चमुआ। और चमुआ से भी अक्टूबर 1803 में जो है परास्त होकर जो प्रद्युम्न शाह वो कहाँ आ जाते हैं, देहरादून की तरफ भाग जाते हैं। और यहां से जो उस समय का लंडोरा रियासत थी, जो वर्तमान सहारनपुर क्षेत्र है, वहां पर एक रियासत थी लंडोरा, उसके शासक थे रामदयाल, कोई गुर्जर शासक थे रामदयाल। प्रद्युम्न शाह ने इनसे सेना खरीदी थी और सेना खरीद को फिर से कहां पर आते हैं, सेना खरीद के फिर से आते हैं कहां, खुड़बुड़ा मैदान में, और वहां पर जो है वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। यहां से कई सारे क्वेश्चन आते हैं कि कुमाऊं पर या अल्मोड़ा पर गोरखों का अधिकार कब हुआ था, 1790 में। उसके बाद गढ़वाल पर पहला आक्रमण 1791। ध्यान रखना आयोग ने फिर से क्वेश्चन दिया है और उसमें आपका जो है ध्यान रखना आयोग ने एक क्वेश्चन दिया था, उसमें आपका 1791 ऑप्शन में नहीं था और पूछा गया था कि गढ़वाल पर पहला आक्रमण कब हुआ, और आंसर उसने क्या माना था, 1790। तो ऐसा भी हो सकता है, अगर 91 ना हो आपके पास, 90 दिया हो, तो आप इसके साथ जा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास, चंदकाल में राज परिवार में देवी देवताओं की पूजा के नाम पर कौन सा कर लिया जाता था। तो वो लिया जाता था, ऑप्शन सेकंड है आपका रोलिया देवल्या, रोलिया देवल्या। ऑप्शन में है आपके पास जागरिया। तो जो जागरिया है था, तो जागर गाने वाले पुजारी को कर देना पड़ता था, उस पुजारी पर आरोपित कर था। एक है आपका रंतगली, लेखक को दे कर था, लेखक के लिए। एक और आता है साहू, ये कर भी किसके लिए था, लेखक के लिए। एक है यहाँ पर मिझारी, तो जो मिझारी नामक जो टैक्स लिया जाता था वो किससे लिया जाता था, कामगारों से लिया जाता था। तो फिलहाल इनको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास, चंदकाल में नगद कर देने वाले भूमि काश्तकार कहलाते। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, माँ की जगह ता हो गया था, भूति हो गया था। तो जो भूमि काश्तकार थे वो क्या कहलाते थे, सिरतान। एक चीज ध्यान रखना कि जो सिरतान शब्द अगर कहीं पर भी आता है या फिर चंदकाल में नगद शब्द कहीं पर भी आता है, तो वहां पर क्या आ जाएगा आपका, सीधे सीधे सिरतान आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखना, भूमि का जो संपूर्ण भूमि का, जो राज्य की संपूर्ण भूमि थी, उसका वास्तविक मालिकाना हक किसके पास होता था, राजा के पास। अब यदि राजा ने गोठ, विष्णु प्रीति और रोध, ये 3 प्रकार से भूमि दी जाती थी। यहाँ पर जो गोंठ था वो मंदिरों की देखरेख के लिए थी, विष्णु प्रीति विष्णु के मंदिरों के लिए थी, और जो रोध था वो सैनिकों को या सेना नायक को क्या था, वीरता पुरस्कार के रूप में दी जाती थी। तो इन तीनों तरीकों से अगर राजा ने किसी व्यक्ति को भूमि दी है, तो राजा द्वारा प्रदान भूमि का मालिक, तब वो व्यक्ति थातवान कहलाता था। अब इस थातवान के अंतर्गत 2 लोग आते थे। माना इसकी भूमि है, कोई इसकी भूमि पर क्या है, लीज पर कृषि करना चाहता है। एक आता है आपके पास खायकर, और एक किसान काश्तकार आता था सिरतान। तो जो ये सिरतान था ये सीधे सीधे नकद रूप में कर देता था, और जो खायकर था ये खाए हुए पर कर देता था। ये क्या है आपका, बाद में भी कर दे सकता है, कब, जब उपज होगी उसके बाद भी कर दे सकता है। अब देखो यहाँ पर जो सिरतान था ये अस्थायी था, अस्थायी है, कभी भी भाग सकता था, इसलिए उसे नगद कर लिया जाता था। और जो खायकर था ये क्या था, स्थायी काश्तकार थे। अब इन दोनों के नीचे जो भूमि पर जो कृषक जो कार्य करने जाते थे, जो मजदूरी करने जाते थे, उसको कहा जाता है कैनी। तो उन मजदूर वर्ग को कैनी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं, अग्नेरी देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है, अग्नेरी देवी मेला किस जनपद में स्थित है। तो अग्नेरी देवी जो मंदिर है वो अल्मोड़ा में है, और इसी मंदिर में ये मेला आयोजित होता है। अल्मोड़ा के कुछ और मंदिर है यहाँ पर, रामशिला मंदिर समूह, नंदा देवी जो बाज बहादुर चंद ने स्थापित किया था, कसार देवी जो किस पर्वत पर स्थित है, कश्यप पर्वत पर स्थित है, कौशिकी देवी, शाही देवी, गणनाथ, वीरणेश्वर, जागेश्वर समूह और द्वाराहट समूह,
कोट कांगड़ा देवी, ध्यान रखना मैंने आपको पहले ही बताया था जो कोट भ्रामरी या कोट माई है वो कहाँ है आपका बागेश्वर में, और कोट माहेश्वरी रुद्रप्रयाग में, और कोट कांगड़ा है आपका कहाँ अल्मोड़ा में। विभांडेश्वर ये कुछ प्रमुख मंदिर है अल्मोड़ा के। क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास, राज्य के किस जनपद में स्वामी ताल व नागताल स्थित है? तो ध्यान रखना जो नागताल है वो आपका कहाँ है चंपावत में, और एक आता है नागदेव। तो जो नागदेव आता है आपका वो कहाँ है आपका रानीखेत, और रानीखेत कहाँ पड़ता है आपका अल्मोड़ा में। इसी के साथ साथ एक और आता है नाग देवता से, सांगल नागताल। तो जो सांगल नागताल है वो कहाँ है आपका चमोली में। तो कुछ एक ही तरीके से एक ही तरह के जो नाम है उनका ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं, राज्य में ओक वृक्ष की कुल प्रजातियां पाई जाती हैं। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सेकंड 5 प्रजातियां हैं। 5 कौन कौन सी? एक तो बांझी हो गया, एक हो गया आपका मोरू, इसके पत्ते चटक हरे होते हैं। एक होता है खरसू, थोड़ा भूरे पत्ते हो जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा आपका खरसू। और 2 प्रजातियां और हैं इसकी, एक आता है आपका फलियांट, एक है रयांज। फलियांट या रयांज, फलियांट या रियांज। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास, डालियों का दगड़िया नामक संस्था का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन 4 था इसका आपका, इसमें से कोई भी नहीं था ऑप्शन में। तो इसका जो गठन किया वो किया किसने? चंडी प्रसाद भट्ट ने। चंडी प्रसाद भट्ट ने एक दसोली स्वराज मंडल भी आता है, दसोली ग्राम स्वराज मंडल, इसकी स्थापना 1964 में की थी। इसके साथ साथ इनको कुछ पुरस्कार मिले हैं। 1982 में रेमन मैक्स से मिला है जिसको एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। 2005 में इनको पद्म भूषण मिला है। 2013 में गांधी शांति पुरस्कार। 8 में जो है पंतनगर विश्वविद्यालय ने इनको डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से नवाजा था। 2010 में कुमाऊं विश्वविद्यालय ने डी.लिट की उपाधि इनको प्रदान की थी। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं, महर्षि गौतम की तपस्थली चंद्रबनी नामक स्थल किस जनपद में स्थित है? तो जो चंद्रबनी है वो है आपका देहरादून में। टिहरी वाला जो है कि वो चंद्रबदनी हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं, उत्तराखंड के 4 धामों में से किस मंदिर का पुनरुद्धार जयपुर के राजा माधो सिंह द्वारा करवाया गया? तो ये करवाया गया था गंगोत्री का। गंगोत्री का पुनर्निर्माण जो है आपका अमर सिंह थापा ने भी किया था। 1803 का जो भूकंप आया था उसके बाद अमर सिंह थापा ने भी इसका पुनरुद्धार किया। इसके बाद माधो सिंह यहाँ पर जयपुर से कोई शासक यात्रा पर आते हैं और इस मंदिर का पुनरुद्धार यहाँ पर पुनर्निर्माण करवाते हैं। जो गंगोत्री और यमुनोत्री है आपको पता है उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, और इनके जो कपाट खुलते हैं दोनों को अप्रैल माह के अक्षय तृतीया को खुलते हैं। यहाँ पर इनके शीतकालीन आवास पूछे जा सकते हैं। तो जो गंगोत्री है वो गंगोत्री किसका मंदिर है? गंगा माता का मंदिर है। और जो गंगा नदी निकलती है वो कहां से निकलती है? आपका गोमुख से। तो जो इसका शीतकालीन आवास है इस मुख से याद रखना, गोमुख से मुखवा गांव। और ऐसे ही यमुनोत्री का कहां है आपका? खरसाली गांव में स्थित है। केदारनाथ की अगर बात करें तो केदारनाथ का शीतकालीन आवास आपको ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ में मिलता है। और बद्रीनाथ का कहां है आपका? नरसिंह मंदिर जोशीमठ में। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे पास, प्रसिद्ध शमसु देवता मंदिर जिनकी पूजा स्थानीय लोगों द्वारा दुर्योधन के रूप में भी की जाती है स्थित है। तो ये आपका उत्तरकाशी हरकी-दून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38, दक्षिण भारत से बद्रीनाथ की यात्रा पर आए केशव राय द्वारा किस स्थान पर निवास करने की पुष्टि मिलती है? तो इनके निवास करने की पुष्टि मिलती है आपका श्रीनगर में। वहीं पर फिर श्यामशाह के शासन काल में 1625 ईस्वी में महिपति शाह ने क्या किया था? केशव राय मठ का निर्माण किया था। ध्यान रखना कार्यकाल आएगा तो किसका आएगा? श्यामशाह का। और वैसे निर्माण किसने किया था? महिपति शाह ने। क्वेश्चन नंबर 39 है, मनियान मंदिर समूह व कचहरी मंदिर समूह राज्य के किस जनपद में स्थित है? यह आपका किसमें? अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। तीसरा यहाँ पर जो समूह है वो है रतनदेव। कैसे आपने द्वाराहाट किया होगा तो ध्यान रखना, पेपर में हम कई बार ऐसे ही कर देते हैं कि बिना पढ़े ही क्वेश्चन का आंसर सीधे टिक कर देते हैं। तो ध्यान रखना, सबसे पहली चीज क्या है आपको कि क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना होता है पेपरों में। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते तो आप उसी समय सबसे पीछे वहां पर चले जाते हो। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं, चामू या चौमू देवता मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो ये आप चंपावत में। ऐसे ही एक पिथौरागढ़ में भी आता है चौपखिया देवता पिथौरागढ़ में। ध्यान रखना
इन दोनों की पूजा स्थानीय क्षेत्र में पशु रक्षकों के रूप में की जाती है। चौमुंह मतलब चारों ओर जिनके क्या है मुंह है, तो ऐसे ही चौपखिया भी है। चौपखिया आपका हो गया पिथौरागढ़ में, और चौमुंह आएगा आपका तो वो कहाँ हो जाएगा, चंपावत में। क्वेश्चन नंबर 41 है, 19वां राष्ट्रमंडल वानिकी सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ? तो यह हुआ था आपका देहरादून में। जो FRI है वहां पर 2017 अप्रैल 2017 में इसका आयोजन हुआ था। यहाँ पर कुल 49 देशों ने क्या किया था, भाग लिया था। 42 आते हैं, उज्जैनी देवी मंदिर को वर्तमान किस नाम से जाना जाता है? तो जो उज्जैनी देवी मंदिर है वो बाला सुंदरी का नाम है। ध्यान रखना, आपको शायद पहले भी बताया था कि काशीपुर में उज्जैन दुर्ग था पहले, तो उज्जैन दुर्ग के ही बगल में जो है ये मंदिर था, तो इसको उज्जैनी मंदिर भी कहा जाता है। और इसका एक और नाम मिलता है कुंडेश्वरी, कुंडेश्वरी देवी। ऑप्शन सेकंड है हमारे पास पूर्णागिरी, पूर्णागिरी चंपावत में है। इसको जो है उत्तराखंड की वैष्णो देवी के नाम से भी जाना जाता है। हिंगला देवी है तीसरा आपका चंपावत में, और एक आता है आपका कौशिकी देवी। कौशिकी देवी कहाँ हो गया, अल्मोड़ा में, अभी हमने देखा था। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं, निम्न में से राज्य में चित्रकला से संबंधित है, निम्न में से राज्य की चित्रकला से संबंधित है, टुपुक चित्र, ज्योति चित्र, गाजो या सभी? तो ये सभी चित्रकला से संबंधित है राज्य में। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर एपण आता है। एपण सब जानते हैं आप लोग। बारबूंद हो गया, बारबूंद में क्या होता है कि चावल के आटे को भिगोया जाता है पानी में, तो उसके टुपक टुपक उसके जो बूंदे हैं उससे जो है चित्र बनाया जाता है। पट्टा हो गया, पट्टा चित्र वहां पर बनाया जाता है। आपने शादी ब्याह या कोई भी पूजन होता है घर में, तो चोकले में पंडित क्या करते हैं, आटा और कलर से क्या बनाते हैं, कोई चित्रकला वगैरह वहां पर बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं पट्टा चित्र। लक्ष्मी पो हो गया आपका कहाँ, दीपावली पर। द्वार पत्र हो गया जो दरवाजे पर। रंगवाली, जैसे रंगवाली पिछोड़े में आपने सुना होगा, तो वस्त्रों पर ज्यादातर इसको रंगवाली बोला जाता है। शैली, श्यो और गाजो, तीन चीजें आती हैं। शैली हो गया आरती की थाली पर बनाया जाता है। जो श्यो हो गया वो बुरी आत्माओं को भगाने के लिए, और जो गाजो हो गया वो जो पुराने समय में टेटो जो गाड़े जाते थे तो उसको गाजो बोला जाता था। 44 पे आते हैं, प्रसिद्ध वणी यात्रा का संबंध किस जनपद में है? तो जो वणी यात्रा है वो आपका चमोली जनपद में आयोजित होती है। प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल में आयोजित होती है, और इस यात्रा का एक भाग है समुद्र मंथन। क्वेश्चन नंबर 45 है, 1946 में पर्वतीय भूभाग को विशेष वर्ग में रखने की मांग को लेकर किसकी अध्यक्षता में हल्द्वानी में एक सम्मेलन का आयोजन हुआ था? ये हुआ था आपका किसकी अध्यक्षता में, बद्रीदत्त पांडे की अध्यक्षता में। कुमाऊं केसरी भी कहा जाता है इनको। ऑप्शन फर्स्ट है जीबी पंत, इनको हिमालय पुत्र भी कहा था किसने, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। जब साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे तो नेहरू जी को इन्होंने यहाँ पर बचाव किया था, नेहरू जी का, तो नेहरू जी ने इनको कौन सी उपाधि दी, हिमालय पुत्र की उपाधि दी। हरगोविंद पंत को कुमाऊं कांग्रेस की रीढ़ भी कहा जाता है। और ऑप्शन 4 है हमारे पास जगमोहन सिंह नेगी। तो ध्यान रखना, जो जगमोहन सिंह नेगी हैं वो राज्य के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। क्वेश्चन नंबर 46 आता है, कनार का मेला किस जनपद में आयोजित होता है? तो जो कनार का मेला है वो आपका पिथौरागढ़ में आयोजित होता है। कोकिला भगवती मंदिर है वहां पर कोई, तो वहां पर इसका आयोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारे पास, चमोली जनपद में नंदाकिनी व पिंडर के मध्य के क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, बधानी। बधानगढ़ भी इसको बोला जाता है, तो यहाँ पर जो है बधानी बोली बोली जाती है। गढ़वाली के अंतर्गत जो कुछ बोलियां हैं वो यहाँ पर है आपका श्रीनगरिया, आपका सीधे सीधे नाम से श्रीनगर पौड़ी में। जो सलानी है ये आपका यमकेश्वर ब्लॉक में बोली जाती है। यमकेश्वर ब्लॉक, ये बोल सकते हो कि जो गंगा का जो पूर्वी तट है वहां पर यमकेश्वर में सलानी, पौड़ी में हो गया, राठी हो गया पौड़ी में। पौड़ी में जो राठ क्षेत्र है वो कुमाऊं से लगता हुआ क्षेत्र है, इसको दुशांत क्षेत्र भी कहा जाता है या राठ क्षेत्र भी कहा जाता है। तो यहाँ पर राठी बोली बोली जाती है पौड़ी में। नागपुरिया हो गया आपका चमोली में। ये पट्टी ही है पूरी नागपुर पट्टी। ध्यान रखना, जो रुद्रप्रयाग क्षेत्र है वहां पर भी नागपुरिया बोली बोली जाती है, लेकिन अगर मुख्यतः आता है कि किस क्षेत्र में बोली जाती है तो वहां पर आपका नागपुर जो पट्टी है वो परगना कहा है आपका चमोली में स्थित है, इसलिए वो चमोली में आता है। बदानी आपका इसका आंसर हो गया था। आगे आता लोहबिया, तो लोहबिया आपका चांदपुरगढ़, चांदपुरगढ़ के क्षेत्र में लोहबिया बोली जाती है, कहाँ, चमोली में। दसोलिया हो गया दसोली पट्टी चमोली। टिहरियाली हो गया आपका टिहरी में। इसके अंदर कई सारी चीजें आती हैं। गंगाड़ी आपने सुना होगा, गंगापारी, रमोली, बडियारगढ़ी, टकनोरी,
जौनपुरी। ये इसके कुछ उपबोलियां हैं प्रमुख टिहरियाली के। गंगापारी, गंगाड़ी हो गया, रमोली हो गया, बड़ियारगढ़ी, टकनोरी और जौनपुरी। अगला आता है रवाल्टी। तो रवाल्टी आपका रवाई क्षेत्र उत्तरकाशी में है। रवाई उत्तरकाशी, रवाल्टी उत्तरकाशी। तो ध्यान रखना ये कुछ बोलियां हैं आपके पास जो गढ़वाली के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा मैं जनजातियों की जो बोलियां हैं वो करा चुका हूं आप लोगों को, जो कुमाऊं के अंतर्गत होंगी उनको फिर कभी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला आता है 48। जुनियाल मांगने व घात लगाने की प्रथा का प्रारंभ किसके शासनकाल में माना जाता है? तो जो जुनियाल लगाना व घात लगाने की जो प्रथा थी इसका प्रारंभ हुआ था गोरखा काल से। जो गोरखा काल में एक चीज और आती है आसमानी फरमान। तो मतलब जो देवी देवताओं को साक्ष्य मानकर जो न्याय की प्रथा शुरू हुई वो हुई कहां से? गोरखा काल से। यहीं पर एक आसमानी फरमान आता है। आसमानी फरमान। तो ये आसमानी फरमान भी क्या था? देवी आदेश पर दंड दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 49 आते हैं। द्रौपदी का डांडा नामक स्थल किस जनपद में स्थित है? तो द्रौपदी का जो डांडा है वो कहाँ है? उत्तरकाशी में। ऐसे ही एक आया था कि द्रौपदी की कटार कहाँ स्थित है? तो ये आपको पहले बता चुका हूं, सहस्त्रताल टिहरी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास। किस पंवार नरेश को मुस्लिम इतिहासकारों ने अखड़ राजा कहा? तो अखड़ राजा कहा महिपति शाह को, क्योंकि महिपति शाह को जो शाहजहां का जो राजाभिषेक हुआ था वहां पर न्योता दिया गया था। तो महिपति शाह वहां पर नहीं गए थे, अनुपस्थित रहे थे। तो इनको जो है अखड़ राजा यहाँ पर इन्होंने कहा है। अनुश्रुतियों में इनको गरु भंजन भी कहा जाता है। गरु भंजन। साथ साथ में जो मोलाराम है, मोलाराम ने इनको जो है महाप्रचंड भुजदंड, मोलाराम ने इनको क्या कहा है? महाप्रचंड भुजदंड। इनके साथ जो है इनके शासनकाल में तीन प्रमुख सेनापति आते हैं। लोधी रिखोला, वनवारी दास और आपका माधो सिंह भंडारी। माधो सिंह भंडारी जो विषधर के अभियान पर सतलज नदी के किनारे एक अभियान हुआ था वहां पर वीर गति को प्राप्त हुए थे। आता है निम्न में से किस स्रोत में ब्रह्म कमल को सौगंधिक पुष्प कहा गया है? जो सौगंधिक पुष्प कहा गया वो कहा गया महाभारत में। महाभारत में कुछ उल्लेख मिलता है। राज्य की किरात, तंगण, कुलिंद, दरद, खस, लयान और पर तंगण, इन जातियों का यहाँ पर क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। और इन जातियों को जो द्रोण पर्व है, द्रोण पर्व में इन जातियों को ग्लेचा कहा गया है। ग्लेचा। इसके अलावा वन पर्व में जो कैलाश पर्वत है उसकी ऊंचाई जो है 6 योजन बताई गई है। साथ साथ में सभा पर्व में राज्य की नदियों से निकलने वाले पिपीलिका स्वर्ण का उल्लेख मिलता है। और इसी के साथ सभा पर्व में ही हिमालय के 3 भाग मिलते हैं जो हम आजकल पढ़ते हैं ना, उच्च हिमालय, निम्न हिमालय और शिवालिक। ऐसे ही उच्च हिमालय अंतरगिरी हो गया, बहिर्गिरी हो गया और शिवालिक हो गया आपका क्या? उपगिरी। आपने पढ़ा होगा कि महाभारत में जो है राज्य में कुछ आश्रमों का उल्लेख मिलता है। अभी तक 2 हमें पता थे। कौन कौन थे? 2। एक तो था बद्रिकाश्रम, एक था कण्वाश्रम। 4 आश्रमों को उल्लेख मिलता है। एक है यहाँ पर भरद्वाज आश्रम और एक मिलता है आपको यहाँ पर शुक्र आश्रम। तो 4 आश्रमों का यहाँ पर क्या है? आपको उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 52 में आते हैं। राज्य में निर्मित चेली नामक फिल्म किस भाषा में बनी है? तो जो चेली बनी है वो 2004 में जो है कुमाऊनी भाषा में बनी है। कुमाऊनी भाषा की पहली फिल्म आपको पता है 1987 में मेघा आ थी, जिसका निर्देशन किसने किया था? जीवन सिंह बिष्ट ने किया था। एक जौनसारी जनजाति की या जौनसारी बोली की एकमात्र डॉक्यूमेंट्री फिल्म कौन सी? आपका चालदा यात्रा। चालदा यात्रा। क्वेश्चन नंबर 53 है। भद्रराज मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? तो जो भद्रराज मेला होता है वो मसूरी के निकट जो है भद्रराज मंदिर है, वहां पर इसका आयोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 54। अमृति तार नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो जो अमृति तार है पैर में पहना जाता है। पैर के कुछ और आभूषण है आपके पास, जैसे पोंटा हो गया, झांवर हो गया, पाजेब हो गया, जिनको क्या बोलते हैं? पायल जो हो गया है ना। एक आता है पलिया।
तो ये क्या है, जो पैर पर पहने जाने वाले प्रमुख आभूषण है। तो ये पैर के प्रमुख आभूषण है यहाँ पर आपके पास। 55 पे आते हैं, शिला समुद्र नामक स्थल किस यात्रा का पड़ाव स्थल है। तो जो शिला समुद्र है वो नंदा राजात का 16वां पड़ाव है। आपको पता है कि नंदा राजात की जो कुल लंबाई वो कितनी है, 280 किलोमीटर। और इसका कौन सा पड़ाव है जहां पर कुमाऊं के लोग या कुमाऊं की छंतोलियां, गढ़वाल की छंतोलियां एक साथ मिलती है, वो है आपका कौन सा, 10वां पड़ाव मिलता है आपका कहां, नंद केसरी। तो नंद केसरी में क्या होता है आपका, गढ़वाल और कुमाऊं की छतोलियां एक साथ मिलती हैं। कैलाश मानसरोवर आता है यहाँ पर। कैलाश मानसरोवर लिपुलेख से कोई यात्रा जाती थी पहले। जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है वो लिपुलेख दर्रे से जाती है। जो वहां पर कैलाश जो पर्वत है, कैलाश पर्वत, उसकी जो परिक्रमा है वो है 51 किलोमीटर की। और साथ साथ में जो मानसरोवर झील है उसकी 32 किलोमीटर उसकी कुल परिक्रमा है। ऑप्शन 3 है खतलिंग रुद्रा देवी। तो खतलिंग रुद्रा देवी टिहरी में आयोजित होती है। और ऑप्शन 4 द्योरा यात्रा, ये है आपका कहां, पिथौरागढ़ में। क्वेश्चन नंबर 56 है आपका, किस जनजाति में विवाहोपरांत लड़की को रयाती कहा जाता है। तो जौनसारी जनजाति में विवाहोपरांत रयाती और विवाह से पहले क्या कहा जाता है, ध्याती कहा जाता है। कुछ विवाह से संबंधित यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो पूछी जाती हैं। भोटिया जनजाति में जो थोची हो गया वो हो गया आपका सगाई, और दामी हो गया विवाह। भोटिया जनजाति में ध्यान रखना विवाह की 2 रस्में आती हैं। एक आती है कौन सी, तत्सत, और दूसरी आती है दामोला। भोटिया जनजाति में क्या है, विवाह की रस्में हैं। ऐसे ही जौनसारी जनजाति की बात करें तो 3 प्रकार के यहाँ पे विवाह होते हैं आपके पास, बेबी की, बाजदिया और बोईदो दी की। थारू जनजाति की बात करें तो थारू जनजाति में विवाह 4 चरणों में संपन्न माना जाता है। उसमें आपका पहला हो गया दिखनोरी, जिसको क्या बोलते हैं, सगाई। और ध्यान रखना यहाँ पर सगाई की ही एक रस्म आती है, कौन सी, अपना पराया। अपना पराया सगाई की ही एक रस्म आपको यहाँ पर मिलती है। उसके बाद आता है बात कही। जब सगाई पक्की हो जाती है तो उसको बोलते हैं बात कही। कहीं पर ये बात कट्टी मिलता है तो इसको कंफ्यूज मत होना, बात कही बात कट्टी एक ही चीज है। पक्की पौड़ी, जब विवाह निर्धारित होता है तो पक्की पौड़ी हो जाता है। और जब कन्या विवाह के बाद अपने घर स्थायी रूप से चली जाती है तो उसको चाला कहा जाता है। राज जनजाति की बात करें तो यहाँ पर आपके पास पलायन विवाह मिलता है और सांग जानकी और पिंठा संस्कार, विवाह से पहले ये 2 संस्कार भी यहाँ पर संपन्न किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है आपके पास, सूरगेन नामक त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो इसको मैं पहले ही बता चुका हूँ। जो भोटिया जनजाति की जो उपजाति है आपकी जाड़, उत्तरकाशी में निवास करती है, इसको जो है बौद्ध धर्म को मानती है ये। और बौद्ध धर्म से ही संबंधित लोहसर और सूरगेन 2 त्योहार है जो ये मनाती है। जो राजा जनक थे, जनक को अपना पूर्वज मानती है। जनक ताल भी इन्हीं के निकट यहाँ पर निवास क्षेत्र पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 58, राजा आंदोलन के दौरान सीबीआई मुकदमा झेलने वाली एकमात्र महिला। तो जो सीबीआई मुकदमा झेलने वाली महिला थी वो थी सुभाषिनी बर्तवाल। मसूरी गोलीकांड हुआ था 2 सितंबर 1994। इसकी प्रत्यक्षदर्शी के रूप में जो है सुभाषिनी बर्तवाल को माना जाता है, इसकी प्रत्यक्षदर्शी थी ये। तो जो है एकमात्र महिला है जिन्होंने सीबीआई मुकदमा झेला था। ऑप्शन 1 है आपके पास विजय बर्तवाल। तो प्रथम महिला विधानसभा की उपाध्यक्ष रह चुकी हैं, उपसभापति। तीसरा था तुलसी देवी। तो तुलसी देवी से एक चीज ध्यान रखना, आपने इनके बारे में सुना होगा। इन्होंने 1957 में ऊन गृह उद्योग समिति की स्थापना की है। अल्मोड़ा के जो कताई बुनाई केंद्र थे उससे संबंधित थी ये। वहां पर इन्होंने रो नहीं आगे बढ़ो का नारा दिया था महिलाओं को। और ऑप्शन 4 हरुली देवी है। तो जो हरुली देवी है ये राज्य में व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित है। जबकि पहली व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित जो पहली व्यक्तिगत सत्याग्रही महिला आएगा वो कौन है, आपका भागीरथी देवी। क्वेश्चन नंबर 59 है हमारे पास, उल्का देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है। तो जो उल्का देवी मंदिर है वो आपका पिथौरागढ़ में स्थित है। पिथौरागढ़ में कुछ अन्य मंदिर हैं आपके यहाँ पर, कामाख्या देवी हो गया, कपिलेश्वर हो गया, आपका यहाँ पर अर्जुनेश्वर हो गया, मोष्टमानु मंदिर हो गया, जयंती ध्वज मंदिर हो गया, थल केदार हो गया आपका यहाँ पर, हाटकालिंग का, और लास्ट में आपका एक हथिया देवाल जो किसने बनाया था, आपका बाज बहादुर चंद ने बनाया था। कहां पर, आलमिया गांव। आलमिया गांव में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 60 आता है,
राज्य में भवाली स्थित क्षय रोग संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई? तो जो भवाली में क्षय रोग संस्थान है, या इसको टीबी सैनिटोरियम के नाम से भी जाना जाता है, 1912 में नेहरू जी की सहायता से इसकी यहाँ पर स्थापना की गई थी। तो पेपर में आज के लिए इतना ही है। आप लोगों को एक बात बतानी है कि मैंने पहले भी बताया था कि आप लोग अपनी राय वगैरह दो, कुछ लोगों ने दी, कुछ लोगों ने नहीं दी। तो जो सोमवार से जो पेपर होगा आपका, वो आपका 100 नंबर का पेपर होगा। उसका जो पैटर्न रहेगा वो आपका रहेगा 20 नंबर हिंदी, 40 आपका उत्तराखंड हो जाएगा। उसके बाद जीएस से बराबर पोर्शन सभी सब्जेक्ट से होगा उसमें, और लास्ट में 10 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे। एक दिन को छोड़कर एक दिन पेपर होगा, जैसे आज पेपर हुआ, कल आपको उसकी वीडियो मिलेगी, फिर अगले पेपर जो होगा वो अगले दिन होगा, मतलब एक दिन छोड़ के होगा। इससे क्या होगा कि आप लोगों को भी रिवीजन करने का अच्छा मौका मिलेगा। डेली डेली पेपर हो रहे हैं तो फिर अजीब सा हो जाएगा, और मुझे भी जो है तसल्ली से जो क्वेश्चन छांटने का मौका मिलेगा, क्वेश्चन टाइप करने का मौका मिलेगा, क्योंकि काफी सारा टाइम चले जाता है तो अच्छा से क्वेश्चन जो है अच्छे से नहीं मिल पा रहे हैं। तो इसी के साथ आज के पेपर में इतना ही है। धन्यवाद।